रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम MCQs डिस्कस करेंगे और ये हमारा MCQ सीरीज़ है। ठीक है बेटा, तो बेटा शुरू करते हैं। हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है MCQ सीरीज़ में और हमारा जो पहला MCQs है तो ये है द एक्सोडस। एक्सोडस बेटा अगर आप लोग नहीं जानते तो हमारे पास जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसके कई बुक्स हैं, कई बुक्स पर ये मुश्तमिल है और एक्सोडस जो है ना ये ओल्ड टेस्टामेंट का हमारा सेकंड बुक का नाम है। द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर एंड आर्टिस्ट फ्रॉम देयर कंट्री स्टार्टेड आफ्टर। तो ये एक्सोडस जो है ना ग्रीक स्कॉलर एंड आर्टिस्ट जो है उन्होंने अपने कंट्री से कब शुरू की, जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुई। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एट द हैंड्स ऑफ टर्क की हाथों से जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुई तो तब से जो है एक्सोडस ने वो जो है अपना आगाज कर दिया और ग्रीक स्कॉलर ने वो और आर्टिस्ट ने जो है एक्सोडस को प्रॉपरली जो है क्या की स्टार्ट की। द एक्सोडस ऑफ ग्रीक स्कॉलर एंड आर्टिस्ट फ्रॉम देयर कंट्री इन देयर सेटलमेंट इन रोम इज टेक्निकली कॉल्ड। तो एक्सोडस जब उन्होंने शुरू की ग्रीक स्कॉलर ने और आर्टिस्ट ने जो है और फिर जब वो रोम के अंदर सेटलमेंट उन्होंने अख्तियार की। असल में आप अगर द रेनेसां हमारा यूट्यूब के ऊपर एक लेक्चर है, अगर रेनेसां मूवमेंट को आप पूरा पढ़ ले या इसको आप हमारे साथ वो लेक्चर देखें तो इसका पूरा डिटेल और बैकग्राउंड नॉलेज आपको समझ आ जाएगा। जब रेनेसां में रिबर्थ किस चीज़ की हुई, जब वो टर्क्स ने बार बार जो है वो ग्रीक स्कॉलर के ऊपर हमला की और जब उन्होंने वो कॉन्स्टेंटिनोपल जब ग्रीक स्कॉलर के हाथों से वो फॉल हुई तो लोग जो वो भागने लगे ग्रीक स्कॉलर और वो सेटल हो गए रोम में। उन्होंने रोम और इटली जो है अपने लिए एक प्रॉपर जगह मुनासिब समझा कि हम जो है इस एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। उनके पास जो है अपने प्रॉपर अपने वो मैन्युस्क्रिप्ट और किताबें भी मौजूद थे। तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुई और एक्सोडस जो है वो ग्रीक स्कॉलर ने उठाई और वो रोम के अंदर सेटलमेंट हुई, तो इस पूरे सिनारियो को रेनेसां का नाम हम देते हैं। द कॉन्स्टेंटिनोपल फिल इन द हैंड्स ऑफ टर्क इन। तो ये कब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल कब हुई, तो 1553 में हुई। रेनेसां रीच्ड इंग्लैंड थ्रू। तो आपने ये नहीं बोलना, अक्सर ये आपको एमसीक्यूज हो सकता है कि रेनेसां तो इंग्लैंड पहुंच गई, लेकिन ये कब और कैसे पहुंच गई, तो थ्रू फ्रांस जो है ना, रेनेसां इंग्लैंड थ्रू फ्रांस पहुंच गई। रेनेसांस पीरियड इज द बेस्ट एग्जांपल। रेनेसांस पीरियड का जो सबसे जबरदस्त एग्जांपल है तो स्पेंसर ने जो फेरी क्वीन लिखी है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। रिफॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी बेटा इसके ऊपर हमारे एक लेक्चर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं कि जब इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट चर्च जो है वो जगह लेता था तो इस मूवमेंट को हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं, एक तरह का रिलीजियस मूवमेंट है। और जो है ये हेनरी VIII के टाइम पे जो है उन्होंने तो ये शुरू जो है कब जो है हुई रिफॉर्मेशन, तो ये एलिज़ाबेथन एज के टाइम पे जो है ये शुरू हो गई। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट टू रिफॉर्म रिलीजियस प्रैक्टिस। इसका मकसद ये था कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस को क्या करे, रिफॉर्म करे। द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द कंबाइंड स्पिरिट ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। तो जो बेस्ट एक्सपोनेंट है दोनों रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन का, तो ये हमारे पास और कोई नहीं है बल्कि जॉन मिल्टन है। Which one of the following is known as the morning star of Reformation? तो ये जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। जॉन वाइक्लिफ बाइबल्स ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन टेक्स्ट, याद रखिएगा लैटिन टेक्स्ट से जो है बाइबल का ट्रांसलेशन किसने की, जॉन वाइक्लिफ ने की। ठीक है। The authorized version of Bible was published in 1611 और ये जेम्स फर्स्ट के टाइम पे हुआ था। ठीक है, आपने नहीं बोलना, 1611 में द अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल जो है आ गई और इसके साथ जो है रिफॉर्मेशन का मतलब ये मसला भी थोड़ा सा हल हुई। Who was the leader of the University Wits? यूनिवर्सिटी विट्स हमारे पास एक ग्रुप ऑफ 16th सेंचुरी के एक ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट थे जो कि प्रोफेशनली ड्रामेटिस्ट थे और वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के, इसके ऊपर भी हमारा एक लेक्चर मौजूद है। उसका लीडर था क्रिस्टोफर मार्लो, ये भी आपको मैं बताता चलो। उन्होंने 5 प्लेस लिखी और ये सारे ट्रेजेडीज है। One of the following dramatists did not belong to the group of the university wits. Which one of these? तो याद रखिए मैं चंद नाम को आप मेंशन करते हो, जॉर्ज पील, जॉर्ज चैंपियन, थॉमस लॉज एंड थॉमस किट। लेकिन हमारे पास ये 3 हैं लेकिन जॉर्ज चैंपियन नहीं है। One of the following author was a romance writer, identify him।
तो कौन से हमारे पास जो है वो एक रोमांस राइटर है, तो आपने ये नहीं भूलना। मैं दो तीन और भी बता देता हूँ। जॉन लाइले भी हमारे पास एक रोमांस राइटर है, फ्रांसिस बेकन भी हमारे पास एक रोमांस राइटर है, फिलिप सिडनी भी है। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कैरोलाइन पोएट, आइडेंटिफाई हिम। तो कैरोलाइन पोएट का भी मैं आपको ज़्यादा नाम बताऊंगा, याद रखिए बेटा। रिचर्ड लवलेस भी है, एंड्रयू मार्विल भी है, और रॉबर्ट हेरिक भी है। ये हमारे पास सारे जो है कैरोलाइन राइटर्स हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स से बिलोंग करता है। तो वो भी मैं आपको इधर तो एक मेंशन है, लेकिन मैं आपको और भी बताऊंगा, याद रही आपने नहीं भूलना। एंड्रयू मार्वेल भी है, जॉर्ज हार्बर्ट भी है, एंड हेनरी वेगन भी है। ये मेटाफिजिकल पोएट्स से बिलोंग करते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? ही वाज जॉन डन। आपने इस बात को बिल्कुल ही नहीं भूलना। हु वाज द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स? तो ये जॉन डन है। One of the following dramatists did not write comedies of manner, identify him। तो जिसने वो कॉमेडीज ऑफ मैनर नहीं लिखी, तो उसका नाम है जॉन ड्राइडन। याद रखिएगा, विलियम वॉचरले ने भी वो कॉमेडीज ऑफ मैनर लिखी, और ये विलियम कांग्रे ने भी लिखी, और जॉन वर्बर्ग ने भी लिखी। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर was a कैरोलाइन प्रोज राइटर, आइडेंटिफाई हिम। तो हमारे पास उन्होंने एक, लेकिन मैं ज़्यादा बताऊंगा। जेरेमी टाइलर भी है, थॉमस फुलर भी है, और रिचर्ड बैक्सर भी हमारे पास जो है प्रोज राइटर है। द लाइफ ऑफ विच पोएट डिड डॉक्टर जॉनसन अप्लाई टू द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट? तो ये डन ने, इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर मौजूद है। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स एंड पोएट्री के ऊपर हमारा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री? जो ज्यादा वो नॉमिनेटेड, तो ये थॉमस ग्रे है। Who was the poet who wrote the poem entitled The Grave? तो ये हमारे पास रॉबर्ट ब्लेयर है, जिन्होंने एक पोएम लिखा जिसका नाम है द ग्रेव। एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स बिलोंग टू द ग्रेवयार्ड स्कूल। नाइट थॉट जो है ग्रेवयार्ड स्कूल से बिलोंग करते। रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड with the publication of William Wordsworth lyrical ballad। ईस्ट कॉलेज भी साथ था, उसके साथ जो है क्या हुआ, रोमांटिसिज्म का आगाज हुई। द रोमांटिक मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड रोमांटिक रिवॉल्ट बिकॉज इट्स रिवॉल्ट अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। इसको रोमांटिक रिवॉल्ट इसलिए कहते हैं कि उन्होंने रिवॉल्ट की न्यू क्लासिकल पोएट्री के अगेंस्ट। इसके ऊपर भी हमारा एक लेक्चर मौजूद है, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है, उधर आप देख सकते हैं। रोमांटिक मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल बिकॉज ऑफ द रिवाइवल द वैल्यूज ऑफ द एलिजाबेथन पोएट्री। इसको रोमांटिक रिवाइवल इसलिए कहते हैं कि इधर जो है रिवाइवल है एलिजाबेथन पोएट्री का। Who were the authors of the lyrical ballads? तो lyrical ballad जो है वर्dsworth और कॉलरिज ने लिखी है। और आप ये भी नोट कर लें कि इसके अंदर टोटल हमारे पास 23 पोएम्स है। इसमें से जो है 4 पोएम्स जो है ना ये एसटी कॉलेज के हैं, जबकि 19 पोएम जो है विलियम वर्dsworth की है। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज बेसिकली अ रिलीजियस मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के ऊपर भी हमारा लेक्चर मौजूद है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये मूवमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ने शुरू की। What was common among D.G. Rossetti, Christina Rossetti and Morris and Shenmore? So they are belong to the pre-Raphaelite school। तो जो हमारे पास D.G. Rossetti है और क्रिस्टीना रोजेटी है, मॉरिस एंड शेनबर्न है, तो ये सारे जो है ना ये प्री रेफिलिएटी स्कूल से बिलोंग करते हैं। Who was the leader of pre-Raphaelite group of? तो ये आपने नहीं, D.G. Rossetti है। What is common among the Cardinal Newmans, John केबले, हेनरी न्यूमैन से? सो दे वर ऑल एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये सारे वो लोग थे जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। व्हाट इज मेड बाय वेसेक्स, WESSEX? तो याद रखिए बेटा, ये हार्डी के नावल मोस्टली जो है वो इलाका है वेसेक्स, जिधर बहुत सारे थॉमस हार्डी के नावल ने जगह ली है। द फ्रेज टॉमी सिस्टरहुड अप्लाइड कलेक्टिवली थ्री सिस्टर, जिसका नाम हमारे ब्रॉन्टेस हैं, और इसका मतलब शार्लोट ब्रांटे, एमिली ब्रांटे एंड आना ब्रांटे के लिए ये स्टॉमी सिस्टरहुड मतलब एज ए होल ये टर्म अप्लाई किया जाता है। व्हाट इज कॉमन अमंग्स द रॉबर्ट ब्रूक्स, जूलियन क्रेनफेल, थ्रेबर्ट सासन एज पोएट्स? दे ऑल वर वॉर पोएट्स। तो ये तीन जो मैंने मेंशन की, रॉबर्ट ब्रूक, जोलियन और सिगफ्रिड सॉसन जो है, ये हमारे पास वॉर पोएट्स है। द फ्रेज रिलीजन बाय ब्लड इज एसोसिएटेड विद
तो ये डी लॉरेंस के साथ एसोसिएटेड है। हमारे पास ग्रेट नॉवेलिस्ट है। द फ्रेश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड विद जेम्स जॉयस, ये जेम्स जॉयस के साथ जो है एसोसिएटेड है। और ये जो है ये तकनीक जो है ना, हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है विलियम जेम्स, उन्होंने ये तकनीक जो है वो फादर ऑफ दिस टेक्निक इसको कहते हैं जेम्स जॉयस को, सॉरी विलियम जेम्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट, तो आपने ये नहीं बोला, जॉर्ज ऑरवेल को प्रोफेटिक नॉवेलिस्ट भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को कहते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्री-रेफिलिएटिव ब्रदरहुड इन इंग्लैंड, तो डीजी राउजती जो है ये हमारे पास इंग्लैंड के अंदर जो है ये क्या है, इसका फाउंडर है प्री-रेफिलिएटिव का। हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, तो जॉन केबले जो है ओरिजिनेटर है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के ऊपर भी हमारा लेक्चर मौजूद है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी स्कूल इज डिनाउंस्ड एज अ फ्लैशी स्कूल, तो ये प्री-रेफिलिएटिव स्कूल को फ्लैशी स्कूल भी कहते हैं। द इंग्लिश पेंटर्स ऑफ प्री-रेफिलिएटिव ब्रदरहुड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द इटालियन पेंटर्स बिफोर रफील, वो उन्होंने वो इटालियन पेंटर से जो है उन्होंने इंस्पिरेशन की। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री-रेफिलिएटिव स्कूल ऑफ पोइट्री, आइडेंटिफाई हिम, तो हेनरी न्यूमैन जो है ना वो असल में इससे एसोसिएट नहीं था, बल्कि वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से एसोसिएट था। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, आइडेंटिफाई हिम, तो विलियम मॉरिस जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं था। बाकी हमारे पास रिचर्ड था, इज़ेक वेलन था, एडवर्ड पोसी था, लेकिन विलियम मॉरिस एसोसिएटेड नहीं था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के साथ। हु डिनाउंस प्री-रेफिलिएटिव स्कूल ऑफ पोएट्री एज अ फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री, तो ये रॉबर्ट बॉचसन ने जो है कहा था कि ये बस सिर्फ फजूल सी पोएट्री है, द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री है। प्री-रेफिलिएटिव पोएट्स जनरली ड्रीव देयर थीम्स फ्रॉम मिडिवल एजेस, उन्होंने अपने सारे थीम्स जो है मिडिवल एजेस से उठाए। द प्री-रेफिलिएटिव पोएट्स बिलीव्ड इन द कांसेप्ट ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, प्री-रेफिलिएटिव्स हमारे पास ऐसे पोएट्स थे जो आर्ट फॉर आर्ट सेक के ऊपर उसका बड़ा बिलीव था। बेटा ये हुआ आज का हमारा 15 MCQs, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इसको और से सुने, और अगर मुमकिन हो तो उसको आप नोट डाउन भी कर ले तो आपका बड़ा काम आएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।